हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर के मैथमेटिकल माइंडसेट बुक का रिव्यू और हम पहुँच चुके थे चैप्टर नंबर 5 के केस नंबर 3 पे। केस नंबर 2 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जिन 5 केसेस की ऑथर ने यहाँ पे बात करी है, जिन्होंने उसकी मैथमेटिकल टीचिंग की अप्रोच को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उन्हीं केसेस में हम पहुँच चुके थे केस नंबर 3 में। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ केस नंबर 3 के पास। तो चलते हैं। हियर इज द केस नंबर 3, अ टाइम टू टेल। तो इस केस में हम बात करने वाले हैं अ टाइम टू टेल। मैं आपको बता दूं जरा यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहता है टाइम टू टेल से, कि किसी भी मैथमेटिक्स क्लास में जिसमें हम किसी न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम बच्चों को फॉर्मूला सिखाते हैं, तो वो फॉर्मूला बताने का, वो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का सबसे सही समय क्या होता है। नॉर्मली जब बच्चों को कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती है तो उनको इसे बता दिया जाता है, ओके लुक, आज हम एक नया फॉर्मूला सीखने वाले हैं और ये है वो फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ये चीजें इन्वॉल्व हैं, एस स्टैंड फॉर दिस, ए स्टैंड फॉर दिस, बी स्टैंड फॉर दिस, सी स्टैंड फॉर दिस, एंड वी आर गोना यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। बच्चे जो हैं 7-8 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले के साथ, और बच्चों को टाइम के साथ वो फॉर्मूला याद हो जाता है। तो ऑथर ने बताया कि यही है वो जो अप्रोच बच्चों की मैथमेटिक्स को लेकर के एक मैथमेटिक्स की जो रियल अप्रोच होनी चाहिए, बच्चों को उससे वो डाइवर्ट कर देती है। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग माइंडसेट, बच्चों का एक फिक्स माइंडसेट डेवलप करने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए जरा देखते हैं हम बच्चे ऑथर का क्या एक्सपीरियंस था और क्या वो सिनेरियो है। When I share open inquiry based mathematics tasks with teachers such as the growing shape or raindrop task just discussed, they often ask questions such as। तो ऑथर ने कहा, जब मैं केस नंबर 2 में जो ऑथर ने हमें बात बताई थी ना, जिसमें हमने पैटर्न को देखा था, तो ऑथर ने कहा जब मैं टीचर्स के साथ वो शेयर करता हूं तो नॉर्मली टीचर्स के इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। I get that these tasks are engaging and create good mathematical discussion, but how do students learn new knowledge such as trigonometric function? तो अक्सर टीचर्स के सवाल होते हैं। चलिए हम मान गए कि इस टास्क ने बच्चों को एंगेज कर रखा था आपकी क्लासरूम में, लेकिन बहुत बार जब हमें कोई नया कॉन्सेप्ट कराना होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उस सिनेरियो के अंदर हम किस तरह से बच्चे को एंगेज कर पाए, वो ऑब्वियस है कि वो हमें बच्चों को बताना इसी तरह से पड़ेगा। वो हम बच्चे को एक एंगेजिंग वे में बता ही नहीं सकते। ये टीचर्स की ओपिनियन थी। दे कांट डिस्कवर इट, दिस इज अ रीजनेबल क्वेश्चन एंड वी डू हैव इंपॉर्टेंट रिसर्च नॉलेज अबाउट दिस इशू। तो ऑथर ने कहा कि हाँ, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, पर और हमारे पास इसको लेकर के एक रिसर्च भी है जो ऑथर हमारे साथ शेयर करने वाला है। It is true that while ideal mathematics discussion are those in which students use mathematical methods and ideas to solve problem, there are times when teacher need to introduce student to new methods and ideas। तो ऑथर ने कहा कि देखो, आइडियल मैथमेटिकल क्लासरूम की कंडीशन जो है वो रियल में पॉसिबल नहीं है। आइडियल में क्या है कि आप बच्चे को मेथड बता रहे हो, बच्चा उनको यूज कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और साथ में मैथमेटिक्स के साथ कंफर्टेबल होता जा रहा है। लेकिन रियलिटी में बहुत बार नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करने होते हैं जिनके बारे में बच्चे के पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बच्चा बोरिंग भी फील करता है। In the vast majority of mathematics classroom, this happen in a routine of teachers showing methods to the students, which students then practice through textbook questions. In better mathematics classroom, students go beyond practicing isolated methods and use them to solve applied problem, but the order remains, teachers show method then student use them। तो ऑथर ने बताया कि ज्यादातर जो है मैथमेटिक्स क्लास में ये होता है कि टीचर जो है बच्चों को एक मेथड डेमोन्स्ट्रेट करता है और बच्चे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनकी हेल्प से और उस मेथड की हेल्प से प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों को वो मेथड टाइम के साथ साथ याद हो जाता है, बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। और भी अच्छी क्लासरूम वो होती है जिसमें बच्चे फिर उस मेथड को लेकर के अप्लाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। दैट्स फाइन, बट यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि जो एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए, जो मैथमेटिक्स पढ़ाने की अप्रोच होनी चाहिए, वो इससे अलग है। क्या है देखते हैं। इन एन इंपॉर्टेंट स्टडी, रिसर्चर कंपेयर्ड 3 ways ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स।
तो रिसर्चर्स ने 3 तरीके मैथमेटिक्स को पढ़ाने के बताए हैं और स्क्वाविट्ज एंड ब्रेंसफोर्ड 1998, आप लोग चाहें तो जाकर के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाकर के इन 3 वेज के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। द फर्स्ट वॉज द मेथड यूज्ड अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट। तो पहला मेथड जो उसमें बताया गया, द टीचर्स शोड मेथड्स, द स्टूडेंट देन सॉल्व प्रॉब्लम्स विद देम। सेकेंड मेथड है, द स्टूडेंट वर लेफ्ट to discover method through exploration, and the third was a reversal of a typical sequence. The student were first given an applied problem to work on even before they know how to solve them, then they were shown method. अरे ये क्या, बच्चे को पहले हमने प्रॉब्लम दे दी है और बच्चे को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मोटिवेट किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं हम जाकर के प्रॉब्लम के मेथड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इट वॉज दिस थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु परफॉर्म एट सिग्निफिकेंटली हायर लेवल कंपेयर टू द अदर 2 ग्रुप। और ये देखा गया कि जिस क्लासरूम के अंदर टीचिंग अप्रोच ये होती है जहाँ पे बच्चे को पहले प्रॉब्लम दी जाती है और उसके बाद उसको उसके साथ स्ट्रगल करने के लिए छोड़ा जाता है, मोटिवेट किया जाता है और तब जाकर के बाद में जब बच्चा स्ट्रगल करता है तब उसको फॉर्मूला एक सेवियर की तरह दिया जाता है। फॉर्मूला उसको तिनके के सहारे की तरह एक डूबते को सहारे की तरह फील होता है, ओ ये मुझे मिल गया और ये मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। तो ये जो मेथड है ये सबसे इफेक्टिव पाया गया है रिसर्च के बेसिस पे। The research found that when students were given problem to solve and they did not know methods to solve them, but they were given opportunity to explore the problems, they become curious, their brain were primed to learn new methods, so that when teachers taught the method, students paid greater attention to them and were more motivated to learn them। तो देखिए यहाँ पे ऑथर ने कहा कि फॉर्मूला बताने से पहले जब बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है तो उसके कितने बेनिफिट होते हैं। वो बच्चे जो है क्यूरियस हो जाते हैं, देयर ब्रेन प्राइम टू लर्न, उनका ब्रेन जो है रेडी हो जाता है सीखने के लिए। एंड टीचर टॉट, सो स्टूडेंट पेड ग्रेटर अटेंशन, बच्चे ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं उस क्लास के अंदर। द रिसर्चर्स पब्लिश दिस रिजल्ट विद द टाइटल अ टाइम टू टेल। तो रिसर्चर्स ने इस पर्टिकुलर रिसर्च को पब्लिश किया इस टाइटल के साथ, अ टाइम टू टेल। मैं चाहूँगा कि आप लोग गूगल पे जा करके इस रिसर्च को ज़रूर एक बार देखिएगा। एंड दे आर्ग्यू दैट द क्वेश्चन इज नॉट शुड वी टेल और एक्सप्लेन मेथड बट व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस। तो यहाँ पे कहना चाहता है ऑथर कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को बताएं बताएं, मतलब कि क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को फॉर्मूला बताएं या एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन होना चाहिए कि कब बताया जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Their study showed clearly that the best time was after student had explored the problem। तो स्टडी के बेस पे ये पाया गया कि बच्चे को फॉर्मूला देने का सबसे अच्छा तरीका वो होता है, वो सबसे अच्छा समय वो होता है जब बच्चा उस प्रॉब्लम के साथ जूझ चुका हो, उस प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल कर चुका हो, जिस प्रॉब्लम के अंदर वो फॉर्मूला उसकी हेल्प करने वाला है। How do teachers give student problem that they cannot solve without the student experiencing frustration? तो यहाँ पे एक बहुत वैलिड क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बच्चे को फॉर्मूला पता ही नहीं है, हम बच्चे को वो प्रॉब्लम देते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा उस प्रॉब्लम में एंगेज होगा? अरे बच्चा फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करेगा क्या? In describing how this work in practice, I will draw from 2 different cases of teaching। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि मैं आपको 2 केसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि हाँ कैसे बिना फ्रस्ट्रेशन के बच्चे किसी प्रॉब्लम पे सोच सकते हैं। 2 केसेस यहाँ पे ऑथर में बताने वाला है, पर मैं आपके साथ एक ही शेयर करूंगा, दूसरा केस आप खुद जाके पढ़िएगा। The first example comes from the research study I conducted in England that showed that students who learn mathematics through a project-based approach achieve a significantly higher level of mathematics, both in standardized test and later in life। तो ऑथर ने यहाँ पे जिक्र किया है जो उन्होंने रिसर्च कंडक्ट करी थी और फिर इस रिसर्च के बेस पे ये पाया गया था कि जो बच्चे इस अप्रोच से पढ़े उन बच्चों ने अपने एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म किया और बाद में अपनी ज़िंदगी में भी वो अच्छा कर पाए। As compared to students who work traditionally, in one of the tasks I observed in the project school,
a group of 13-year-old students were told that a farmer wanted to make a larger enclosure she could out of 36 1-meter pieces of fencing. The students set about investigating ways to find the maximum area. Students tried different shapes such as square, rectangle, triangle, tried to find the shape with the biggest possible area. Two students realized that the biggest area would come from 36 sided shape and they set out to determine the एग्जैक्ट एरिया। तो यहाँ पे ऑथर बात कर रहा है कि एक क्लासरूम में बच्चों को एक टास्क दिया गया, उनसे ये पूछा गया कि अगर तुम्हारे पास वांटेड टू मेक अ लार्ज एनक्लोज एरिया, एक फार्मर जो है एक बहुत बड़े एरिया की बाउंड्री बनाना चाहता है और उस बाउंड्री बनाने के लिए वो जो फेंसिंग यूज करने वाला है वो फेंसिंग के टुकड़े हैं, टोटल 36 टुकड़े हैं उसके और हर टुकड़ा 1 मीटर का है। तो आपको ये पता लगाना है कि वो किस तरह की बाउंड्री बनाए कि उस बाउंड्री के अंदर आने वाला एरिया मैक्सिमम पॉसिबल, सबसे प्रॉफिटेबल वे में वो किस तरह से बाउंड्री को बना पाएगा। ये स्टूडेंट्स का चैलेंज था। तो बच्चों ने अलग अलग तरीके से ट्रायंगल बनाए, रेक्टेंगल बनाए, स्क्वायर बनाए, बहुत कुछ बनाए और इसके बाद ऑथर ने कहा कि फाइनली देखिए क्लासरूम को ये टास्क दिया गया, ये प्रोजेक्ट दिया गया, बच्चे वहाँ घर गए, उन्होंने उस पर सोचा और उन्होंने कोशिश की गई होगी या फिर क्लास में कोशिश करी उन लोगों ने। उसके बाद एक ग्रुप बच्चों का सॉल्यूशन के साथ उभर के आया। दे हैड डिवाइडेड देयर शेप इनटू, सो वो ग्रुप क्या था, उस ग्रुप ने ये पता लगा लिया कि वो जो फिगर होगा वो 36 साइड्स का एक पॉलीगन होगा, 36 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन टाइप। लुक हियर, तो ये है 36 साइड्स का पॉलीगन जो बच्चे लेकर के आए। और इसके बाद अब प्रॉब्लम ये थी, दे हैड डिवाइडेड देयर शेप इनटू 36 ट्रायंगल, और बच्चों ने 36 ट्रायंगल में अपनी शेप को डिवाइड कर दिया 36, एंड दे न्यू द बेस ऑफ ईच ट्रायंगल वाज 1 मीटर। और उनको पता था कि हर ट्रायंगल का बेस 1 मीटर है क्योंकि फेंसिंग की लेंथ 1 मीटर है, एंड द एंगल ऑफ द वर्टेक्स। और उन बच्चों को ये भी पता था क्योंकि अगर थ्रू आउट दी सर्कल अगर एंगल 360 डिग्री का होता है तो क्योंकि मेरे पास ये 36 ट्रायंगल्स हैं तो हर एंगल जो है यहाँ पे बनने वाला हर एंगल 10 डिग्री का होगा। ये भी बच्चों को पता था। आप जरा देखना आगे क्या हुआ। 10 डिग्री। However, this alone was not enough to find the area of a triangle. लेकिन इस इंफॉर्मेशन से वो उस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, मतलब उन्हें ये नहीं पता चल सकता कि इस बाउंड्री के अंदर एरिया कितना है। At this point, teacher of the class showed the student trigonometry and the ways that a sine function could be used to give them a height of a triangle. और ये वो समय था जब टीचर ने इंट्रोड्यूस किया उनको ट्रिग्नोमेट्री के साथ और उनको बताया कि किस तरह से साइन फंक्शन उन लोगों की हेल्प कर सकता है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की हाइट कैलकुलेट करने में। और आप खुद सोच के बताइए, क्या बच्चा अब ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट नहीं करेगा? अगर कोई भी टॉपिक बच्चे को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए तो बच्चा उस मैथमेटिकल टॉपिक को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट करेगा, उसको बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करेगा, उसके रिस्पेक्ट करेगा, उसको सीखेगा। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। फिर मैं मिलता हूँ जल्दी आपको लेकर के नेक्स्ट केस। 3 केस हमारे हो चुके हैं, 4th केस में आपको लेकर के जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज मेक श्योर यू राइट द कमेंट वट एवर यू फील, गिव मी इन योर कमेंट्स आर द ओनली मोटिवेशन विच यू कैन गिव टू मी। बाय बाय।